आरक्षण विरोधी आंदोलन की बात करते हैं क्योंकि आरक्षण पर एक बार फिर से रण छिड़ गया है। आरक्षण एक ऐसा विषय जिस पर खुल करके बात नहीं होती, लेकिन विवाद खत्म होने का नाम नहीं लेता। और आरक्षण के खिलाफ वाले वर्चस्वशाली तबके ने एक बार फिर से पुराने तर्कों के आधार पर नया विरोध शुरू कर दिया है। आज के वीडियो में उनके कुछ तर्क सुनेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मेरिट खत्म हो रही है क्योंकि आरक्षण है, 80 साल से आरक्षण है तो फायदा क्या हुआ। जाति खत्म करनी है तो आरक्षण को खत्म करना है पहले। जनरल वालों का हक मारा जा रहा है क्योंकि आरक्षण है। बाबा साहब ने आरक्षण तो केवल 10 साल के लिए दिया था। उन गरीब कमजोर लोगों तक आरक्षण पहुंच ही नहीं रहा है जिनके लिए आरक्षण था। थोड़े से लोग इसका फायदा उठा रहे हैं क्योंकि आरक्षण है। देश का विकास नहीं हो रहा है, भारत विश्व गुरु नहीं बन पा रहा है क्योंकि आरक्षण है। और जब मैं आरक्षण कह रहा हूं तो पहले डिस्क्लेमर दे दें, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर इस तरह के कोई आरोप नहीं है। फिजिकली चैलेंज्ड लोगों या सेना वाले आरक्षण पर या कहीं कहीं महिलाओं वाले आरक्षण पर इस तरह का कोई हमला नहीं है। ये सारे हमले आज से दशकों पुराने आरएसएस की पाठशाला से निकले तर्कों से जुड़े हैं, जिनका निशाना केवल एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण है। इसलिए नारे बन चुके इन सवालों को भावना से नहीं, तर्क से और तथ्य से हम जवाब देने की कोशिश करेंगे ताकि आप तय कर सकें कि आरक्षण पर बहस क्यों हो रही है और कितनी खुलकर हो रही है और कैसी होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, आरक्षण से मेरिट खत्म हो जाती है। अब मेरा जवाब, और जवाब में पहला सवाल, मेरिट होती क्या है? क्या परीक्षा में मिले अंक ही मेरिट है? 2019 के बीके पवित्रा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के कट ऑफ को ही मेरिट समझ लेना संकीर्ण दृष्टिकोण है। प्रशासनिक दक्षता नियुक्ति के बाद व्यक्ति के काम से तय होती है। यह मान लेना कि ज्यादा प्रवेश अंक वाला व्यक्ति अनिवार्य रूप से बेहतर प्रशासक होगा, अनुभवजन्य प्रमाण मांगता है। यानी मेरिट का एग्जाम के मेरिट से कोई रिश्ता नहीं है, न वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर न सामाजिक तर्कों के आधार पर। क्योंकि जिस बुनियाद पर इस देश में अंकों वाली मेरिट बनती है वहां की रेस ही बराबर नहीं है। वहां की सामाजिक वंचना, आर्थिक वंचना और तमाम चीजें गड़बड़ हैं। उस पर हम आगे बात करेंगे। मेरिट एक ऐसा टर्म है जिसका अपने फायदे में इस्तेमाल किया जाता है। ताकतवर अपने पक्ष के लोगों को जब चुनने की कोशिश करता है तो मेरिट की परिभाषा बदल देता है। जब ताकतवर कमजोर को चुनने की बात करता है तो कोई एकलव्य सामने आ जाता है या कोई शंबूक आ जाता है। अब आप अचानक से सोचेंगे कि एकलव्य और शंबूक की बात वो लोग करते हैं जो इन ग्रंथों को कहते हैं कि ये काल्पनिक है। हम ये कह रहे हैं कि आपके काल्पनिक ग्रंथों तक में एकलव्य और शंबूक हैं जो जाति के नाम पर पीड़ित थे, दुखी हुए, अपमानित हुए। इसलिए मेरिट एक फेक फेनोमेना है। और दूसरा, आगे हम इस पे विस्तार से बता देंगे कि जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया तो वही जो अंकों वाली कट ऑफ मेरिट थी वो एससी, एसटी, ओबीसी से कई जगह नीचे चली गई। इसलिए यह तर्क मेरिट का उथला हो जाता है। आखिरी इसका जवाब यह है, जहां जहां आरक्षण नहीं है वे जगहें दुनिया की रैंकिंग में कहां हैं। पहला उदाहरण, मीडिया। भारत की टेलीविजन चैनल वाली या अखबार वाली मीडिया में कोई आरक्षण नहीं है। 99% लोग वे ही हैं जो उस वर्चस्वशाली तबके से आते हैं, अपर कास्ट, जनरल। अपर कास्ट जैसा तो कोई टर्म नहीं होता क्योंकि जब आप अपर कास्ट कहते हैं तो कोई लोअर कास्ट हो जाता है। जनरल यानी अनरिजर्व्ड। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत कहां है? और बाकी जगहों पर भी बहुत कुछ जगहों पर मेरिट नहीं है। इसलिए मेरिट का तर्क आरक्षण विरोधियों का झूठा तर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में राजस्थान भर्ती मामले में भी कहा था कि ओपन कैटेगरी किसी जाति का कोटा नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवार अगर ओपन मेरिट में आता है तो उसे उसकी जाति के कारण ओपन कैटेगरी से बाहर नहीं किया जा सकता। और नियम भी आरक्षण का यही है, ओपन फॉर ऑल, यू आर अनरिजर्व्ड। अब जो बच्चे अपने कोटे के अनरिजर्व्ड बच्चों के कैटेगरी में कमजोर हैं, फिसड्डी हैं, वो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए अपने कोटे से बाहर वाली सीटों से तुलना करते हैं। मान लीजिए 50 सीटों पर
अनरिजर्व के लिए बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, 100 में उनकी कट ऑफ गई 60। जो 100 में 60 नहीं ले पाया और नीचे जो ओबीसी एससी एसटी का कोटा अगर 2 नंबर नीचे चला गया, तब वो कहते हैं कि 58 वाला सेलेक्ट हो गया, 59 पर नहीं सेलेक्ट हो पाए, जबकि वो अपनी कैटेगरी के फेल बच्चे हैं। इस तरह से इस तर्क को भी देखा जाना चाहिए। ओपन कैटेगरी ओपन फॉर ऑल अगर नहीं होगी तो ओबीसी की आबादी मंडल कमीशन के मुताबिक तो 52% है, उनको आरक्षण मिला 27, एससी एसटी को मिला उनके आबादी के मुताबिक, कुल आरक्षण है 49.5, वो भी हर जगह नहीं है। और जनरल कैटेगरी की आबादी कितनी है, आएंगे अभी उस पर सवाल पर। आरक्षण मिला 10%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आरक्षण के विरोधी लोग पहले आंदोलन शुरू करके कहते हैं आरक्षण हटाओ, फिर उन्हें समझ में आया कि नहीं ये तो बड़ा गड़बड़ मांग हो जाएगी, तो आरक्षण में सुधार करो। सुधार की बात कौन कर रहा है? जो आरक्षण का विरोधी है। अब इस खेल को समझ रहे हैं? जो आरक्षण का विरोधी है वो सुधार चाहता है। इससे तो ये समझ में आ रहा है कि वो सुधार नहीं चाहता, वो आरक्षण को खत्म करना चाहता है और आरक्षण के लाभार्थियों में झगड़ा लगवाना चाहता है। झगड़ा लगवाने का मतलब क्या होता है? वो कहते हैं कि कुछ लोगों को ज्यादा सीटें मिली, कुछ लोगों को कम, किसकी फायदा ज्यादा मिला, किसी को फायदा कम। और हम कहेंगे कि आंकड़े कहाँ हैं, हम आएंगे इस पर और विस्तार से आपको बात करेंगे। ये आरक्षण विरोधी एक और उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे यूजीसी रेगुलेशन आया तो इसमें सवर्ण बच्चों के लिए नुकसान हो जाएगा। हालांकि हमने इस पर विस्तार से बात की है। यूजीसी रेगुलेशन जो 2026 में बना, ये सजा देने का अधिकार ही नहीं रखता, ये जांच कर सकता है, रिपोर्ट देगा। और ये सारे आज आरक्षण विरोधी उस आंदोलन में खड़े होकर कह रहे थे कि यूजीसी रेगुलेशन आ गया तो झूठा मुकदमा लग जाएगा और सारे सवर्ण जेल में चले जाएंगे, जबकि उससे जेल जाने का रास्ता ही नहीं है। वो तो जांच होगी, पुलिस के पास है, अधिकार उसके पास नहीं है। लेकिन इसका जो तथ्य छिपा लिया गया 2019-20 में रजिस्टर्ड जो आंकड़े थे उससे 23-24 में 118% आंकड़ों की बढ़ोतरी हो गई। 5 वर्षों में 1160 शिकायतें दर्ज हुई, 173 से आंकड़ा बढ़कर के 378 हो गया। यह डेटा पूरे देश में भेदभाव की वास्तविक दर नहीं बता रहा है, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा जातिगत भेदभाव हो रहा है। अब एक सवाल वो कहते हैं कि जो पढ़ लिख लिया उसके बाद जाति खत्म हो जाती है। 2025 के गुजरात की घटना का उदाहरण दे रहा हूं। बनासकांठा में 33 वर्षीय दलित वकील मुकेश पारेचा अपनी शादी में घोड़ी पर बारात में निकलना चाहते थे। उन्हें पूरी सुरक्षा मांगनी पड़ी। बारात के लिए 145 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। अब सवाल यह है कि वकील बनने से शिक्षा आई, कमाई आई, पद प्रतिष्ठा आई, सम्मान आया, मगर सामाजिक भेदभाव खत्म नहीं हुआ, जाति खत्म नहीं हुई। ये एक उदाहरण नहीं है। इस देश के कोने कोने में आज भी मूंछ रखने से लेकर दूल्हा बनकर घोड़ी पर बैठने पर जब पीटा गया तो जाति देखी गई। गरीब अमीर के नाम पर ऐसे भेदभाव नहीं होता। बाकी भेदभाव की बात अगर कहूं तो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे एक जगह गए थे, भाषण देकर गए, तो विरोध करने के लिए उस जगह को पवित्र किया गया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जब नहीं रहे तो उनके मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया। मंदिर गए तो मंदिर को धोया गया, अपवित्र हो गया। उस श्लोक पे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में कन्नौज में एक मंदिर में गया था, लेकिन मेरे बाद वो मंदिर गंगा जल से धुलवाया गया था। आप बताइए क्यों धुलवाया गया? अब चलिए, अखिलेश यादव और खड़गे साहब के बारे में आपको लगेगा कि विपक्ष के लोग हैं। एक आरोप मिलता यह है कि 2 लोग राष्ट्रपति रहे, एक पूर्व राष्ट्रपति, एक वर्तमान। एक दलित कम्युनिटी से आते थे, एक आदिवासी। और ये हम नहीं बता रहे, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों राष्ट्रपतियों के वक्त बताया कि हमने एक दलित राष्ट्रपति बनाया, हमने एक आदिवासी राष्ट्रपति बनाया।
और वो लोग आरोप लगा उनके ऊपर, खुल करके बहस हुई, मंदिर में उनके साथ भेदभाव हुआ, एक जगन्नाथपुरी और एक दिल्ली। विस्तार से जानने के लिए मेरी दूसरी वीडियो देख लीजिएगा। जाति खत्म पद से नहीं होती, मन से होती है। और जो लोग मन से जाति खत्म नहीं कर पाए वो कह रहे हैं कि जो पढ़ लिख लिए उनको जाति छोड़ देना चाहिए, आरक्षण। अब जैसे एक बात होती है कि जो अमीर दलित हो गया वो भेदभाव का शिकार नहीं होता। 2024 में इंडियन एक्सप्रेस में इसी बहस के दौरान हरियाणा में एक IPS दलित अधिकारी, उनका उदाहरण सामने आया। उन्होंने 22 में अपने गांव में विवाह जुलूस में गोली चढ़ने के लिए पुलिस सुरक्षा मांगी। IPS भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है, इसलिए आर्थिक या पेशेवर आधार पर जातिगत और सामाजिक भेदभाव मुश्किल है। मगर सच बात क्या है, बन गए IPS मगर रह गए दलित ही, उनकी नजर में जो मनुस्मृति को अपना सब कुछ मानते हैं। अब ये आप याद रखिएगा कि जब भी आरक्षण की व्यवस्था आई तो इसकी बुनियाद में शुरुआत में विरोध उन लोगों ने किया जिनका मातृ संगठन वही बेनामी और अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड संगठन है, RSS। सारे RSS वाले खुद तो एक ही जाति के होंगे, सबसे बड़ी कुर्सी पर आज तक एक ही जाति के व्यक्ति बनेंगे, उसमें भी जो चित पावन। अब ये क्या है, ये वो लोग बताएं जो आरक्षण को आर्थिक आधार पर देना चाहते हैं। आज तक उसी के प्रमुख बने हैं, आज तक उनमें कोई बना नहीं, एक आधा पौध को रज्जू भैया को छोड़ दें तो। और ये वही संगठन है जिसके सबसे बड़े वैचारिक पुरुखा बंच ऑफ थॉट में लिखते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। और आपको पता है जब संविधान सभा में आरक्षण पर डिबेट हो रही थी तो इस विचार के सारे लोग इसके विरोध में थे। आज भी वही है, चेहरे बदल गए, पीढ़ी बदल गई, तर्क वही रहा। अब जैसे कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। अब गरीबी और जातिगत वंचना में अगर फर्क नहीं जानते तो ये किस बात के बुद्धिजीवी हैं? ये तो सारे इनकी डिग्री वापस लेनी चाहिए। गरीब व्यक्ति की मदद अलग होती है क्योंकि उनकी समस्या अलग है, उसके लिए स्कॉलरशिप है, वेलफेयर स्कीम है और अब EWS आरक्षण है। लेकिन वकील को घोड़ी चढ़ने से, IPS अधिकारी को सुरक्षा में बारात में जाने से, मूंछ रखने पर मारे जाने से और मंदिर में प्रवेश से लेकर राष्ट्रपति बन जाने तक अगर जाति खत्म नहीं हुई, और तो अनगिनत उदाहरण है। यूनिवर्सिटी कैंपसेस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेन क्यों आती है? इनकम बढ़ने से हर सामाजिक बाधा स्वतः समाप्त नहीं होती, इसलिए आर्थिक पैमाना अलग है। और आखिरी और बड़ा सीधा सा तर्क है, बड़ा पेचीदगी और आंकड़ों में आपको नहीं फंसा रहा हूं। भेदभाव जाति के आधार पर, तो उसका इलाज जाति के आधार पर क्यों नहीं? जाति खत्म, आरक्षण खत्म, क्योंकि भेदभाव खत्म। इस आरक्षण वाले विरोधी एक बार भी कभी जाति व्यवस्था के खात्मे के लिए आंदोलन करते हैं? अरे भाई जाति व्यवस्था को खत्म कर दो। मैट्रिमोनियल पेज पर दोस्ती से शादी तक, रिश्तेदारी से परिवारवादी और जातिवादी व्यवस्था में अपनों को प्रमोट करके सेलेक्ट करने तक जाति का फायदा उठाते हो। दूसरे तबके के लोग उसके नाम पर एकजुट होकर के अपना हक मांगे तो तुम्हें बुरा लगता है कि देश पीछे जा रहा है। इसलिए जाति खत्म, जातिवाद खत्म, आरक्षण खत्म। फिर कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं ये तो संभव ही नहीं है। तो जाति कमजोर, जातिवाद कमजोर, आरक्षण कमजोर। नहीं समझ में आया होगा, फिर समझाएंगे कभी। अब जैसे उन्होंने कहा कि गरीब सवर्णों को उनका क्या गलती है, वो क्यों नहीं फायदा पा रहे हैं। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, जिसका फायदा केवल और केवल सवर्ण समुदाय के लोग मिलते हैं। और इस बहस में 2022 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान सभा में जब बहस हुई तब यह कहा गया था कि ये SC ST OBC को मिलता ही नहीं, तो आपको तो आरक्षण मिल गया। इसलिए जरा ठहर कर सोच कर बात किया करिए। ये एक और तर्क देते हैं कि 80 साल से आरक्षण है, कितना और लेंगे। यह शायद सबसे ज्यादा दोहराया जाने वाला सवाल है, नारे एक तरह कोई भी बोल देता है। अब जरा इससे एक सवाल पूछते हैं, इन 80 साल में कोई एक जगह बता दीजिए जहां आरक्षण लागू हो पाया। बड़ा कठिन सवाल पूछ रहा हूं, एक जगह कि प्रॉपर जितने % SC ST OBC को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जितना रिजर्वेशन देता है, एक स्कूल, एक विश्वविद्यालय, एक सरकारी ऑफिस, एक मंत्रालय, एक विभाग, एक जगह ऐसी बता दीजिए जिसमें उनको मिलने वाला संवैधानिक आरक्षण का कोटा पूरा हुआ। 1 जुलाई 2023 का आंकड़ा बताऊं, 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 7033 पोस्ट रिजर्व थे SC ST OBC के लिए, उनमें से 3007 पोस्ट खाली हैं। 837 शेड्यूल कास्ट के, 505 शेड्यूल ट्राइब के, 1665 OBC के। और यह संसद में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया एक आंकड़ा है। आज तक इस देश के किस विभाग में
कोटा ओवरफ्लो हुआ? तो इसका जवाब जानते हैं क्या है? 80 साल हो गए लेकिन आरक्षण आज तक लागू ही कायदे से नहीं हुआ। और जब एससी एसटी ओबीसी में चेतना आई, जागरूकता आई और वो ये जरा हिसाब किताब देखने लगे, तो 2 जगह आरक्षण मिलता है ना, सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षा। सरकारी शिक्षा में तो फिर भी कुछ जगहों पर हो जाएगा, बाकी तो सीटें खाली चली जाती हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल पढ़ाया हूं और मैंने जाति जनगणना जो किताब लिखी है, अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो उसको मंगा के पढ़िएगा, उसमें पूरी कहानी यही हमने लिखी है, लिंक नीचे मिल जाएगा। और जाति जनगणना से लेकर प्रोफेसर की डायरी पर मैंने बार बार ये कहा, फेसबुक पोस्ट पर लिखा, जाने कितने कोर्स ऐसे हैं जिसके लिए एलिजिबल लोगों की मेरिट इतनी हाई रखी जाती है, उसमें वो सीटें खाली हो जाती हैं। तो आज तक 80 साल में आरक्षण लागू ही नहीं हुआ और चोर दरवाजे से एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल, चोर दरवाजे से आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्ट बेस, गेस्ट रिजर्वेशन खत्म, और चोर दरवाजे से लेटरल एंट्री। कितनी पोस्ट लेटरल एंट्री से भरी है केंद्र सरकार ने? एक भी एससी एसटी ओबीसी को उसमें भरा क्या? और तुम कहते हो 80 साल हो गया, आरक्षण को खत्म कर दो। हम कह रहे हैं कि तुमने आरक्षण लागू ही नहीं होने दिया और इसका जवाब हो तो देना। तो रिजर्व पोस्ट, सैंक्शन पोस्ट और खाली पोस्ट ओवरऑल, इसलिए तो हम कहते हैं जाति जनगणना होने देते, तुमने तो उसे भी कूड़े में डाल दिया। अब आप कहते हो कि आरक्षण इतने साल में क्या बदल दिया? मैं कहता हूं कि बहुत कुछ बदला और बहुत कुछ बदलना बाकी है। 2026 में केंद्र सरकार की मिनिस्ट्रीज को फिर निर्देश देना पड़ा कि एससी एसटी की बैकलॉग वैकेंसी को पहचाने और रिजर्वेशन कमेटी बनाएं और स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाएं और उन पदों को भरें। अब सोचना जरा, अगर आरक्षण का पूरा लाभ दशकों से मिल रहा होता तो 2026 में मंत्रालयों को बैकलॉग भरने के लिए विशेष अभियान चलाने की जरूरत क्यों पड़ती है? सवाल वर्षों की संख्या का नहीं है, सवाल यह कि तुमने जितना कोटा संविधान में मिला था वही पूरा नहीं होने दिया और अब कहते हो कि इतने साल हो गए, हटा दो। अच्छा, आपका एक और तर्क होता है कि योग्य एससी एसटी उम्मीदवार, ओबीसी उम्मीदवार नहीं मिलते। मैंने अभी आंकड़ा बताया कि एलिजिबल कैंडिडेट यूनिवर्सिटीज में हैं, फिर लगभग 3659 रिजर्व टीचिंग पोस्ट खाली है। शेड्यूल कास्ट की 988, शेड्यूल ट्राइब की 576, ओबीसी की 1761, पीडब्ल्यूडी की 344। 2023 की सरकारी आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट में कई विश्वविद्यालयों में 549 रिजर्व पोस्ट के खाली रहने के कारण बताए गए एनएफएस 549 पोस्ट पर नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया। 2025 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर संसदीय समिति ने एनएफएस के इस्तेमाल और खाली एससी एसटी पदों पर गंभीर चिंता जताई और उसी एजुकेशन कमेटी ने बताया कि एलिजिबल कैंडिडेट आते हैं लेकिन भेदभाव और जातिवादी मानसिकता के तहत रिजर्व कैटेगरी पर 99% एनएफएस होता है। और तुम कहते हो 80 साल से हो गया रिजर्वेशन। रिजर्वेशन कभी इस देश में लागू ही ढंग से नहीं हुआ। वो आया संविधान में, वो आया मंडल कमीशन में, जमीन पर उतरने नहीं दिया और अब जमीन पर उतरकर आरक्षण का खुलेआम विरोध हो रहा है। अब ये अगला तर्क कहते हैं कि रिजर्वेशन का फायदा कुछ ही जातियों को मिलता है। बड़ी गंभीर पॉलिसी क्वेश्चन। अब इस तर्क का जवाब सुनिए। कमजोर को नहीं मिल पाता, आंकड़े कहां हैं? ताकतवर को मिलता है क्योंकि वो आरक्षण के लिए लड़ता है, सीधी सी बात, वो आरक्षण को लेकर जागरूक है। तीसरा, वो इतना एलिजिबल है कि वो आरक्षण के लाभ के पायदान तक पहुंच जाता है। जैसे एडमिशन में अगर कोई बच्चा जाए, 2 ही जगह है आरक्षण, याद रखना, सरकारी शिक्षा, सरकारी रोजगार में एडमिशन करने कोई भी कमजोर जाति का भी बच्चा जाएगा तो उसे एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर नौकरी में या और ऊपर वाले एडमिशन के रिजर्वेशन तक जाएं तो वहां उन जातियों तक एलिजिबल लोग ही नहीं पहुंचे। तो तुम करो आरक्षण वहां नहीं पहुंचा इसलिए नहीं, आरक्षण का फायदा लेने तक भी एलिजिबल नहीं है तो सीटें तुम खाली रखते हो। नहीं समझ में आया? फिर से समझो। 2 जगह आरक्षण है, सरकारी शिक्षा और सरकारी रोजगार में। अगर एजुकेशन लेने लायक एलिजिबिलिटी नहीं है तो उनका हक कोई और कैसे मार रहा है? क्योंकि एडमिशन लेने में जो भी पहुंचता है उसका एडमिशन हो जाएगा। नौकरी लेने में अगर वो लोग एजुकेट नहीं है तो क्वालिफाइड नहीं होंगे तो वहां पर पोस्ट कैसे भर पाएंगे? यानी उस तबके तक शिक्षा रोजगार पहुंचाने में फेल स्टेट अपने नागरिकों में जातिवादी तर्क भरता है कि कुछ जातियों ने आरक्षण ले लिया, जबकि उनकी आबादी कितनी है, उनकी भागीदारी कितनी है और उनकी हिस्सेदारी कितनी है, इसका आंकड़ा कभी इस देश को नहीं बताता।
ताकि इस पूरी कम्युनिटी में आपस में झगड़ा हो जाए, ओबीसी वर्सेस ओबीसी, एससी वर्सेस एससी, एसटी वर्सेस एसटी। फिर इस पर विस्तार से बात करूंगा, अभी फिलहाल इतना ही समझिएगा। अब एक और तर्क देते हैं कि कुछ ही पीढ़ी के लोग कई बार आरक्षण लेते हैं। ओबीसी में तो वैसे भी क्रीमी लेयर है, हम उसको बहुत मानते नहीं, इसलिए हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे पीढ़ियों का तर्क वो ना दें जो हजारों साल से कुछ ही जबान पर, कुछ ही जगहों पर कब्जा किए हुए हैं। बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक चल गई, और वो लोग उपदेश दे रहे हैं कि जिनका लाभ हो गया है वो इसे छोड़ दें। वो लोग उपदेश दे रहे हैं जिन्होंने लाभ लेते लेते कई पीढ़ियां गुजार दी, एक एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाए। अब हम इस नौकरी में नहीं आएंगे क्योंकि हमारे लोग बहुत ज़्यादा आ गए, हम अपने कमज़ोर सवर्ण को देंगे। ईडब्ल्यूएस का फायदा सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा है? समझदार को इशारा काफ़ी। चलो, प्राइवेट सेक्टर में कहते हैं जाति नहीं चलती। इस दावे पर भारत में एक प्रसिद्ध करस्पॉन्डेंस स्टडी हुई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज और प्रिंसेटन से जुड़े शोधकर्ताओं ने क्वालिफिकेशन वाले एप्लीकेंट के एप्लीकेशन भेजे, सामाजिक संकेतक भेजा। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, गौर से सुनिएगा। 4808 एप्लीकेशन, 548 जॉब, 66 हफ्ते। तब इसे लगा कि एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम नाम वाले अधिकांश समान रूप से योग्य एप्लीकेंट को हाई कास्ट, हिंदू, जनरल कैटेगरी नाम वाले एप्लीकेंट की तुलना में सकारात्मक रिस्पांस मिलने की संभावना बहुत कम थी। इसलिए ये बात कहना कि प्राइवेट सेक्टर में इफिशियंसी देख करके नौकरी मिलती है, क्वालिफिकेशन, मेरिट देखकर, ये तो झूठ है। वहां तो सबसे बड़ा नेटवर्क चलता है जाति का, क्षेत्र का, रिश्तेदारी का, और तुम कहते हो कि वो बड़ा अच्छा है। अब एक तर्क और ये बच्चों की तरह देते हैं कि आरक्षण इसलिए जाति है, तो आरक्षण लागू होने से पहले जाति थी कि नहीं? जाति व्यवस्था आरक्षण से सदियों पुरानी है या आरक्षण आने के बाद आई? और जितनी घटनाएं अभी हमने गिनाई उनमें क्या हुआ था? जाति है इसलिए आरक्षण है, आरक्षण है इसलिए जाति नहीं है। इसको समझो आप। दवाई है इसलिए बीमारी नहीं है, बीमारी है इसलिए दवाई है। छोटा सा तर्क है, थोड़ा आंख कान खोलो, समझ जाओगे। तुम कहते हो जाति खत्म करनी है, तो हम कहते हैं जातिवाद खत्म करने का सबसे अच्छा ये कि डेटा होना चाहिए। आखिरी तर्क, आज भी बिना जाति जनगणना के क्या कोई भी डेटा मिल जाएगा कि कौन आरक्षण में आगे आ गया, कहां आगे आ गया, कितना? तो जो आरक्षण खत्म करना चाहता था उसे भी तो जाति जनगणना चाहिए थी, और इसलिए जाति जनगणना में सारा डेटा पब्लिक डोमेन में आ जाता, अपने आप बहस क्लियर हो जाती। तो ये सारे आरक्षण में सुधार करने वाले जाति जनगणना विरोधी होंगे, सारे मनुस्मृति को दिल में कहीं कहीं तो रखते होंगे। ये सारे वे लोग होंगे जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करते होंगे, और इन सबको ये पता नहीं कि जाति जनगणना को कूड़े में डाल दिया मोदी सरकार ने। ओपन एंडेड क्वेश्चन, पिछले ओपन एंडेड में 2011 में 46,70,000 जाति थी, अब की 86 लाख हो जाएगी, क्या गारंटी? इस पर बहस न हो, इसलिए प्रायोजित तरीके से आरएसएस भाजपा ने आरक्षण विरोधियों को सड़क पर उतार दिया। लेकिन तर्क में वो नहीं जीत पाएंगे, वो अपमान की भाषा, गाली की भाषा, जलालत की भाषा पेश करेंगे। लेकिन याद रहे, 90 के बाद का भारत है, ये 90 के पहले का नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बीपी मंडल, फूले, पेरियार, तमाम लोग, भगत सिंह अब इस देश में गांव तक पहुंच गए हैं। इसलिए किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक पहुंचाइए, ताकि तर्क, तथ्य और समझदारी बने। बहुत जरूरी है। फिर मिलेगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।